लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। अल जजीरा में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि वो कैद किए गए इजरायली बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए गहराई से जुटे हैं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की कोशिश को हमास को इनाम बताकर खारिज कर दिया। यहाँ ट्रंप का रुख साफ था। वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा दबाव हमास पर डालते हैं। इसराइल की आलोचना कम की। लेख बताता है कि बयान ऐसे समय आया है जब गाजा में हालात बेहद खराब हैं। इसराइल की कार्रवाई में अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र इसे नरसंहार की तरह मान रहा है। कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर हल खोजने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप इसे उल्टा हमास के लिए प्रोत्साहन बता रहे हैं। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप युद्ध रोकने की बात तो करते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि इसे रोका कैसे जाए, खासकर जब अमेरिका लगातार इसराइल को हथियार और मदद देता आ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रंप ने अपने भाषण में सिर्फ गाजा नहीं, बल्कि ईरान, रूस और प्रवासियों पर भी हमला बोला। उन्होंने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक समर्थक कहा और दावा किया कि अमेरिका की हाल की बमबारी से उसका परमाणु कार्यक्रम तबाह कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने कहा यह संघर्ष उनकी सत्ता में होता ही नहीं और यूरोप को रूस से गैस तेल खरीदने पर लताड़ा। वहीं प्रवास और जलवायु परिवर्तन को उन्होंने मुक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। यानी ट्रंप का संदेश था कि अमेरिका मजबूत है और उसकी नीतियों को ही दुनिया को मानना होगा। अल जजीरा की रिपोर्ट इस पूरी तस्वीर को कुछ इस तरह समझाती है कि ट्रंप एक और खुद को शांति दूत की तरह पेश करते हैं, युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके शब्द और कामकाज में बड़ा विरोधाभास दिखता है। वो इजराइल की सख्ती पर चुप रहते हैं, फिलिस्तीन की मान्यता को नकारते हैं और साथ ही संयुक्त राष्ट्र व वैश्विक संस्थाओं की आलोचना करते हैं। असल में लेख ये बताना चाहता है कि ट्रंप का मकसद खुद को निर्णायक और ताकतवर नेता दिखाना है, भले ही उनकी नीतियां समाधान से ज्यादा तनाव बढ़ाने वाली हों। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अभिव्यक्ति की आजादी पर चल रही बहस को सामने रखा गया है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति के दोनों ध्रुव, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, मौका मिलने पर सेंसरशिप का सहारा लेने से पीछे नहीं हटते। बाहर से अब फ्री स्पीच का झंडा उठाते हैं, लेकिन जब बात अपने हित की आती है तो वही लोग दूसरे की आवाज दबाने लगते हैं। इसलिए लेखक साफ कहता है कि अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी को सिद्धांत के तौर पर मानते हैं तो आपको हर राजनीतिक खेमे से निराश होने की आदत डालनी पड़ेगी। लेख कुछ ताजा उदाहरण भी देता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहाल करने का आदेश तो जारी किया, लेकिन जब टीवी चैनल उनके खिलाफ खबरें दिखाते हैं तो वो उनका लाइसेंस रद्द करने की बात करने लगते हैं। दूसरी ओर वामपंथी विचारधारा वाले लोग, जिन्होंने 90 के दशक में हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट गढ़ा था और कैंपस कोड बनाए थे, वही अब इसका शिकार हो रहे हैं। हाल ही में रिपब्लिकन नेताओं ने भी हेट स्पीच रोकने के नाम पर सख्त कार्रवाइयों का वादा किया। यानी जिन तर्कों का कभी विरोध करते थे, अब वही उनके हाथ का हथियार बन गए। इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर सेंसरशिप का खेल भी दोनों पक्ष खेलते हैं। बाइडेन प्रशासन ने सोशल मीडिया से दबाव डालकर कुछ राय हटवाई, जिनमें लैब लीक थ्योरी जैसी बातें भी शामिल थी, और अब रिपब्लिकन पक्ष से भी वही दबाव डालने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे कॉमेडियन जिमी केपेल के मजाक पर गुस्से में उनका शो सस्पेंड करा दिया गया। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। कभी वामपंथियों ने कैंसल कल्चर के जरिए विरोधियों को नौकरी से निकलवाने की मुहिम चलाई थी। अब दक्षिणपंथी भी अपने विरोधियों के खिलाफ कंपनियों से शिकायत करने लगे हैं। लेख का निष्कर्ष साफ है, मेरे लिए आजादी, तुम्हारे लिए नहीं। यही सोच राजनीति का स्थायी रोग बन चुकी है। लेखक चेतावनी देता है कि जिस हथियार से आप आज अपने विरोधी की आवाज दबाते हैं, कल वही हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा।
असली मायने में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यही है कि हम उन विचारों को भी सहें जिन्हें हम पसंद नहीं करते, क्योंकि आखिरकार ये हमारे अपने अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में ब्रिटेन की डचेस ऑफ यॉर्क सारा फर्ग्यूसन यानी फर्गी के ताजा विवादों पर कटाक्ष किया गया है। लेख बताता है कि फर्गी और जेफरी एप्स्टीन की पुरानी नजदीकियों के सबूत एक बार फिर सामने आए हैं। वो वही एप्स्टीन थे जिन्हें नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के मामलों में जेल की सजा हुई थी। पहले फर्गी ने बयान दिया था कि वो उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ चुकी हैं, लेकिन हाल में सामने आए ईमेल दिखाते हैं कि उस दावे के कुछ ही हफ्तों बाद वो एप्स्टीन को मेरे परिवार का सच्चा और उदार मित्र लिखकर धन्यवाद भेज रही थी। लेख चुटकी लेते हुए कहता है, ये सिर्फ फर्गी की कहानी नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शाही परिवार के भीतर फैले झूठ और गलतियों की लंबी परंपरा का हिस्सा है। प्रिंस एंड्रियो की वो कुख्यात न्यूज नाइट इंटरव्यू याद दिलाते हुए लेख दिखाता है कि किस तरह शाही परिवार बार बार अपनी साख बचाने के लिए झूठ बोलता और उलझता रहा। फर्गी ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो एप्स्टीन को पेडोफाइल कहकर दूर हो गई थी, लेकिन निजी मेल में उन्हीं से माफी मांग रही थी कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेख का लहजा बेहद व्यंग्यात्मक है। इसमें बताया गया है कि फर्गी की आर्थिक हालत हमेशा संकट में रही है। उन्हें बार बार अमीर दोस्तों या संदिग्ध कारोबारियों से मदद मिलती रही है। एप्स्टीन से मिले 15,000 पाउंड हो या अन्य अमीरों के सहारे, उन्होंने हमेशा दूसरों के पैसे से ऐश की है। महंगे घर, शाही छुट्टियां और आलीशान खर्च। यही वजह है कि अब जब चैरिटीज उनसे दूरी बना रही हैं, तो ये सब बेचारी शिकार वाली उनकी छवि को और भी खोखला बना देता है। अंत में लेख ये साफ करता है कि असली पीड़ित वो लड़कियां थीं जिनका जीवन एप्स्टीन ने तबाह किया। फर्गी जैसी हस्तियों का अपने आप को पीड़ित कहना एक मजाक है। लेख का तंज यही है कि जब असल शिकार मौजूद हो, तब फर्गी जैसी लोगों का मासूमियत का नाटक बिल्कुल बेमानी है। बीबीसी में प्रकाशित लेख में चीन के नए के वीजा पर चर्चा की गई है, जिसे हाल ही में साइंस और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये पहल ऐसे समय में आई जब अमेरिका ने अपने मशहूर H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए कर दी है, जिससे भारतीय इंजीनियर और टेक प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर पड़ेगा। अब तक H-1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीयों को मिलता रहा है, लेकिन इसकी बढ़ती लागत और सख्ती के बीच चीन का के वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक नया विकल्प बन सकता है। लेख बताता है कि चीन का ये वीजा अपने मौजूदा 12 वीजा कैटेगरी से अलग है और इसमें कई सुविधाएं हैं, जैसे इसमें आने वालों को किसी चीनी कंपनी या संस्था से पहले बुलावे की जरूरत नहीं होगी। प्रोसेसिंग आसान होगी और वो चीन आकर नौकरी ढूंढ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं या बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। यानी ये वीजा नए ग्रेजुएट्स, स्वतंत्र रिसर्चरों और एंटरप्रेन्योर के लिए ज्यादा खुला और आकर्षक है। संदर्भ के तौर पर लेख ये भी समझाता है कि चीन लंबे समय से टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भारी निवेश कर रहा है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अंतरिक्ष अभियान हो या हाईटेक इंडस्ट्री। चीन को अब ऐसे इंजीनियरों और विशेषज्ञों की जरूरत है जो उसके इन प्रोजेक्ट्स को गति दें। भारतीय इंजीनियर, जिनकी संख्या और योग्यता दोनों ही बड़ी है, इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारतीय प्रोफेशनल्स का थोड़ा सा हिस्सा भी चीन की ओर जाता है, तो वहां का पलड़ा भारी हो जाएगा। अंत में लेख कहता है, ये सिर्फ चीन ही नहीं, ताइवान जैसे देश भी अब विदेशी टैलेंट को आकर्षित करने के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के सख्त होते नियम और महंगे H-1B वीजा से उसका ही नुकसान होगा, जबकि एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं, खास तौर पर चीन को इसका फायदा मिलेगा। इस तरह के वीजा चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वो खुद को साइंस और टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी ताकत बनाना चाहता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app.